Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट स्टैटिस्टिक्स. बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. स्टैटिस्टिक्स जो साइकोलॉजी के अंदर होता है उसमें तो मैथ्स ही मैथ्स होती है या स्टैट्स तो बिल्कुल समझ नहीं आता है. बट आई अश्योर यू दैट इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आपके जो स्टैटिस्टिक्स का फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लियरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें. जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसे नोट करते रहें अपनी नोटबुक में. राइट तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि साइकोलॉजी में यूज़ होता है फ्रॉम द लेंस ऑफ साइकोलॉजी. जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन. तो ये सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है. आगे काफ़ी सारे और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम और भी डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. बट दिस वीडियो इज़ जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू एंड टू मेक अ फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप सबका इंटरेस्ट जनरेट हो इस सब्जेक्ट में. राइट सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से. एंड बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट तो वो सब्सक्राइब कर देना. आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके फ़ोन में आते रहेंगे, तो बेल बटन क्लिक कर दीजिएगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इट विद अदर्स एंड हिट ऑन द लाइक बटन. या तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा. बट आई होप आपने अपनी नोटबुक निकाल ली होगी जिसमें आप अपने नोट्स बनाना शुरू करेंगे. राइट सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स कई बार क्या होता है, लोग जो है वो पूरा का पूरा डिसिप्लिन पढ़ लेते हैं, बट अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सो दे हैव नो आंसर टू इट, है ना. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस बेसिक थिंग दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स का जो डिसिप्लिन है, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, इट इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स. तो हमारे जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं स्टैटिस्टिक्स में. बट बाय नो मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज मैथमेटिक्स. ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि स्टैट्स में तो मैथ्स ही मैथ्स भरा पड़ा है. yes of course we do utilize certain mathematical concepts in statistics, but statistics और mathematics equal नहीं है. ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली अ रेंज ऑफ टेक्निक्स एज वेल एज प्रोसीजर्स फॉर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड डिस्प्लेइंग एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इज ऑल अबाउट डेटा. स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके डेटा के अराउंड घूमती है. ठीक है, डेटा होता है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि भाई उस डेटा का क्या मतलब हुआ, उसे इंटरप्रेट करते हैं, एक डिस्प्ले करने का तरीका देखते हैं कि हाउ कैन वी डिस्प्ले दैट डेटा फॉर अदर पीपल. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हाउ कैन वी मेक डिसीजंस. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये डेफिनेशन जो है इसको आप हमेशा याद रखिएगा. अगर अभी तक कॉपी नहीं निकाली है तो फटाफट निकाल के इस डेफिनेशन को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली इज. डन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई मैंने तो साइकोलॉजी का डिसिप्लिन लिया है, मुझे क्या ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की. बट द थिंग इज कि देखो, स्टैटिस्टिक्स इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन साइंस. ठीक है, साइंस का जो डिसिप्लिन है उसमें अगर हमें कम्युनिकेट करना पड़े डेटा से रिलेटेड, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है. नाउ यू विल कम अप विद अनदर क्वेश्चन कि साइंस तो अलग डिसिप्लिन है, हम तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो फिर वाई डू वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स. नाउ द थिंग इज साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस. ठीक है, अगर आपको याद हो कि नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट चलती रहती है, और डिबेट चलती रहती है कि साइकोलॉजी वेदर अ साइंस और अ सोशल साइंस. बट वी ऑल नो दैट जो साइकोलॉजी है वो प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड होती है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, और वो एक बिहेवियरल साइंस होती है. दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एज वेल. और दूसरी जो चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटा.
अब साइकोलॉजी में अगर आपने कभी भी रिसर्च इनिशिएट किया है या फिर किसी के रिसर्च के लिए कोई क्वेश्चनर फिल किया है, तो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? या तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर आप अपना कुछ डेटा किसी और को जो कोई रिसर्च कर रहा है अपने किसी थीसिस या डेजर्टेशन से रिलेटेड, उसको आप डेटा दे रहे हो। अब वो जो डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा हमें, ताकि हम एक रिसर्च को एक कंक्लूजन दे सकें। वो डेटा इंटरप्रेट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड दैट इज द रीजन, अनदर रीजन ऑफ व्हाई वी नीड टू स्टडी स्टैट्स, राइट? सो अगर सम कर दे इस चीज़ को कि स्टैटिस्टिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सो इट हेल्प्स अस टू ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसे ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करें, उसमें सब्जेक्टिविटी ना आए, हमारे खुद के बायसेस ना आए, और ऑब्जेक्टिवली वो इंटरप्रेट हो जाए, ठीक है? और जो रिजल्ट्स हैं और जो रिसर्च का कंक्लूजन है उसको भी कम्युनिकेट कर दे वर्ल्ड के टूवर्ड्स, उसके मदद से डिसीजंस मेक कर सकें, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, right? So these are some basic reasons of why it is very important to study statistics in psychology as well, ठीक है ना? तो ये हो गया what statistics exactly is. Then we also talked about why we study statistics, and please believe me कि yes, I also used to dread a lot from stats. I used to feel that ओहो ये तो बहुत मुश्किल डिसिप्लिन है, but once you understand the basics of it, once you understand the logic behind it, then you begin enjoying the discipline as well, ठीक है? तो वो चीज़, वो स्टेज मेरी अब पार हो चुकी है. आई हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इन टूडेज वीडियो, कि आप लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना इस डिसिप्लिन में, और आपकी भी जो बेसिक्स और फाउंडेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है? सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर, और अब थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट? तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल पर, ठीक है? तो दो चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता होगा, वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं. एज द नेम सजेस्ट, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे. वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच कीप ऑन वेरिंग, जो चेंज होते रहते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स में भी वेरिएबल्स होते हैं, एंड देर आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? कौन से दो टाइप है वेरिएबल के? पहले दो टाइप हम पढ़ लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि क्या है इसका मतलब, बट स्टिल सिंस वी आर डूइंग द बेसिक्स, तो हम इसको भी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. तो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटर होता है. हु इज़ द एक्सपेरिमेंटर? द पर्सन हु इज़ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट, है ना? जो इंसान उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल जिसको एक्सपेरिमेंटर डायरेक्टली मैनिपुलेट, यानी कि डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? Dependent variable is that variable on which the effect of independent variable is observed. तो क्योंकि independent variable experimenter manipulate करता है, तो उस independent variable पर जो manipulation हो रही है उसका क्या effect होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. अब इन दोनों वेरिएबल्स को वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा मेरा ये थ्योरी है कि एग्जाम्पल से अगर हम चीज़ें समझते हैं, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर चीज़ें समझते हैं, तो और बेहतर समझ आती है और लंबे समय तक रिटेन भी होती है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अब जैसे कि कोई क्लिनिकल रिसर्चर है, और वो जो क्लिनिकल रिसर्चर है वो एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो मेजर कर रहे हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स ऑन रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन. तो यूजुअली जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो कब प्रिस्क्राइब की जाती है? जब किसी का डिप्रेशन लेवल एक्सेस में हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे रखा जाता है, राइट? दे आर गिवन सर्टन एंटी डिप्रेसेंट्स सो दैट दे गेट रिलीफ फ्रॉम द डिप्रेशन. तो एक क्लिनिकल रिसर्चर हैं जिन्होंने 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स उनके पास है, और उन्हें उन 4 टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स का इफेक्टिवनेस मेजर करना है ऑन रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन, कि भाई कौन सा एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा हेल्पफुल है. तो इस केस में व्हाट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज योर एंटी डिप्रेसेंट टाइप, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर रहा है कि 4 टाइप्स में से जो फर्स्ट वाला एंटी डिप्रेसेंट है वो किस ग्रुप को देना है, सेकंड वाला किस ग्रुप को देना है, कितने अमाउंट
में देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, वो सारी जो मैनिपुलेशंस हैं वो एक्सपेरिमेंटर कर रहा है, राइट. सो दैट इज़ वाई ये जो एंटी डिप्रेसेंट की जो टाइप है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल? दैट विल बी द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन. क्यों? क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट हमने दे दी, अब इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या होगा? रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन. उस इफेक्ट को हम चेक करेंगे कि वेदर दिस एंटी डिप्रेसेंट गिव्स द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन और डज नॉट गिव द रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन. तो ये जो रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन है वो आपका एक इफेक्ट हो जाता है एंटी डिप्रेसेंट्स का, एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे, यानी कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट टाइप देंगे. उस पर डिपेंड करता है कि डिप्रेशन से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, राइट. सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. बट सिर्फ यही दो टाइप के वेरिएबल्स नहीं होते हैं, और भी टाइप के होते हैं. लेट अस स्टडी दैट. ठीक है, दूसरा जो वेरिएबल का वो आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट. ये दो टाइप्स के भी काफ़ी ज़्यादा आपने नाम सुना होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है. व्हाट डज दिस मीन? क्वालिटेटिव वेरिएबल की अगर बात करें तो क्वालिटेटिव, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट. व्हाट डज दैट मीन? एग्जाम्पल जैसे कि आपके बालों का कलर क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर हेयर कलर? ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन है, गोल्डन है. व्हाट इज इट? विच इज़ योर फेवरेट मूवी? तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कोई नंबर नहीं आता है ना, कोई न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग नहीं है. मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि माय फेवरेट हेयर कलर इज़ नंबर 2 से तो कोई फेवरेट हेयर कलर नहीं होता. आई विल गिव इट अ स्पेसिफिक नेम कि ब्लैक कलर के हेयर्स हैं मेरे, या मेरी जो फेवरेट मूवी है वो नंबर 3 है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा. आई विल क्लियरली से दैट माई फेवरेट मूवी इज़ XYZ, जो भी हो, राइट. सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट होता है, कोई भी न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग उसमें प्रेजेंट नहीं होती. और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं. नाउ एट द सेम टाइम व्हाट आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स? जिसमें क्वांटिटी हो, क्वांटिटी से ही पता लग रहा है कि नंबर्स का प्रेजेंस हो, राइट. सो दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव. जैसे कि हाइट हो गया, अगर मैं बोलूँ कि मेरी हाइट तो 5'5" है, सो दैट इज समथिंग विच आई एम गिविंग अ क्वांटिटी ऑफ. नंबर्स में मैं अपनी हाइट एक्सप्रेस कर सकती हूँ. वेट है, इफ आई विल से दैट दिस इज माई वेट, दीज मच केजीज, ठीक है, तो वो भी नंबर हो जाता है. सो क्वालिटेटिव इज जिसमें आपका क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट हो, नॉन न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग. और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या हो जाता है? वो वेरिएबल्स जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं, राइट. एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट एंड कॉन्क्रीट वेरिएबल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये वेरिएबल्स भी इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है. तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द पॉसिबल स्कोर्स आर डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑन अ स्केल. तो डिस्क्रीट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट पॉइंट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट्स, ठीक है. अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, इफ़ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर हाउस, सो वो आंसर हो सकता है कि भाई मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मेरे घर में 5 हैं, मेरे घर में 6 बच्चे हैं, मेरे घर में एक ही बच्चा है. बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी किड्स आर देयर एट योर होम. बट वो आंसर ऐसे तो नहीं हो सकते कि इन माई हाउस देर आर 3.56 चिल्ड्रन और देर आर 4.5 चिल्ड्रन. ऐसा तो आंसर नहीं हो सकता. हम ये तो नहीं बोलेंगे भाई मेरे घर में 2.5 बच्चे हैं. नो, we will not say that, right. We will say either there are 2 children, there are 3 children, 4, 5, 100, like that, right. तो ये होता है डिस्क्रीट पॉइंट, यानी कि एक डिस्क्रीट, एक एग्जैक्ट नंबर, ना कि डेसिमल्स वाले नंबर. सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एक डिस्क्रीट पॉइंट में काउंट कर सकें, एक डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ स्केल में वो हो, और एक डिस्क्रीट नंबर उनका हो, ठीक है. वेयर एज जो हमारे कॉन्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं डिस्क्रीट के. कॉन्क्रीट वेरिएबल्स में जो स्केल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एंड इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स. तो कॉन्क्रीट वेरिएबल्स में ज़रूरी नहीं है कि वो जो नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर हो, जैसे कि 3, 4 या 5. कॉन्क्रीट वेरिएबल्स में वी कैन ऑल्सो हैव डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं
कि कितना समय लगा उस एथलीट को ये रेस कंप्लीट करने में. सो इट कैन बी 5.45 मिनट्स, इट कैन बी 1.65 मिनट. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 5 मिनट बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 4 मिनट बोलूँ. इट कैन बी 5.5 मिनट्स एज वेल. तो वो हो जाते हैं आपके कॉन्क्रीट वेरिएबल्स जिसमें जो स्केल है वो कंटिन्यूस रहे, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या है कि स्केल में डिस्क्रीट पॉइंट्स हो, एग्जैक्ट नंबर्स हो. ठीक है. सो दीज आर द सेट्स ऑफ वेरिएबल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट एंड कॉन्क्रीट वेरिएबल्स. ठीक है. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक्स में, राइट. अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. अब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे पहुँचें उससे पहले हमें मेजर करना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, राइट. आई विल नॉट रिपीट इट एट ऑल. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मेजर हमें लेना है वो ज़रूरी है बिफोर वी बिगिन विथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ठीक है. उसी मेजर को हम बोलते हैं द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करें. अब ये जो प्रोसीजर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने का वो काफ़ी डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है. और ये जो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू अ फ्यू कैटेगरीज एंड यूजिंग अ फ्यू कैटेगरीज. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करना है. अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं. सो इन प्रोसीजर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूजिंग अ फ्यू कैटेगरीज. कुछ कैटेगरीज को यूज़ करके वी कैन क्लासिफाई द प्रोसीजर्स. और ये जो कैटेगरीज होती हैं वी कॉल दीज कैटेगरीज एज स्केल टाइप्स और सिंपली स्केल्स. ठीक है. इन कैटेगरीज को क्या बोलते हैं, स्केल टाइप्स या फिर स्केल्स. तो चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ स्केल्स कि भैया कौन से टाइप्स हैं स्केल्स के जो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं जिनकी मदद से वी कैन मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी दीज टाइप्स ऑफ स्केल्स. अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके स्टैटिस्टिक्स में एज वेल एज रिसर्च में, राइट. तो ये है हमारे 4 टाइप के स्केल. एक पूरा बड़ा सा टेबल बना हुआ है. तो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल्स. तो सबसे पहले इन नामों को अपने माइंड में बिठा लेंगे. कौन से स्केल्स हैं, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है. सो लेट अस वन बाय वन स्टडी ईच ऑफ दीज स्केल्स. तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे नॉमिनल स्केल पे. बाकी सारे जो भी लिखा हुआ है उसको अपना समहाउ अपना हाथ रख दो फ़ोन के आगे उस एरिया में या उस पर नज़र नहीं देना, राइट. जस्ट फोकस ऑन द टेबल ऑफ नॉमिनल स्केल्स. तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, इट इज़ सिंपली नेमिंग और कैटेगराइजिंग द रिस्पॉन्सेज. तो जो भी डेटा के फॉर्म में हमारे पास रिस्पॉन्सेज आया है उन रिस्पॉन्स को सिंपली नेम दे देना या एक कैटेगरी में डाल देना इज़ व्हाट वी डू इन नॉमिनल स्केल्स. जैसे कि हैंडेडनेस, हैंडेडनेस एक कैटेगरी हो गई. सपोज किसी हमने क्वेश्चन पूछा दैट विच हैंड डू यू प्रेफर वाइल राइटिंग. तो किसी ने बोला आई एम राइट हैंडेड, आई एम लेफ्ट हैंडेड, आई कैन राइट विद बोथ माई हैंड्स. ठीक है. तो इसमें क्या है हमने कैटेगरी बना दिया दैट इज़ हैंडेडनेस और उसमें रिस्पॉन्सेज को डाल दिया कि राइट हैंडेडनेस, लेफ्ट हैंडेडनेस, वो सारे उसमें आ गए. या फिर हमने कैटेगरी बना दिया फेवरेट कलर का. तो जितने भी लोगों का फेवरेट कलर पिंक है वो सब उसमें डाल दिया, या ब्लू है वो उसमें डाल दिया. सो नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, हम सिंपली नेम देते हैं या फिर एक कैटेगरी असाइन कर देते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को. एंड अनदर थिंग इज कि जो नॉमिनल स्केल है उसमें कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती रिस्पॉन्सेज के बीच में. ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब रेस होता है या कोई कंपटीशन होता है वी टेल ना कि इस रेस में ये इंसान फर्स्ट आया, दिस पर्सन सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन, द थर्ड पोजीशन. व्हाट आर वी डूइंग, हम उस चीज़ में ऑर्डर कर रहे हैं, एक ऑर्डर बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
बट नॉमिनल स्केल्स में कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती। अब अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नॉमिनल स्केल्स में ऑर्डरिंग क्यों नहीं होती। देखो, नॉमिनल स्केल्स में ऑर्डरिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें हम सिंपली कैटेगरी असाइन कर रहे हैं रिस्पॉन्सेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, some people say that my favorite color is green and some people say that my favorite color is red. अब कोई सेंस नहीं होगा जिसमें मैं बोलूँ कि जो लोग कहते हैं उनका फेवरेट कलर ग्रीन है वो फर्स्ट में आ जाएंगे, और जो लोग कहते हैं उनका फेवरेट कलर रेड है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना। हाउ कैन आई से दैट ग्रीन कलर इज फर्स्ट एंड रेड कलर इज सेकंड? देयर इज नो सच रूल। इसीलिए नॉमिनल स्केल्स में जो है वो ऑर्डरिंग नहीं पॉसिबल होती, बिकॉज वी आर सिंपली नेमिंग और कैटेगराइजिंग द रिस्पॉन्सेज। और क्योंकि नॉमिनल स्केल्स में ऑर्डरिंग नहीं होती और सिंपली कैटेगरी असाइन की जाती है, therefore nominal scales are referred to as the lowest level of measurement। जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने का, वो होता है नॉमिनल स्केल्स में, क्योंकि हम उसमें सिंपली एक कैटेगरी असाइन करते हैं, कोई ऑर्डरिंग या कुछ भी नहीं होता, राइट। सो दिस इज अबाउट नॉमिनल स्केल्स। तो नॉमिनल स्केल से एक प्रॉब्लम अराइज हुई, और वो प्रॉब्लम जो अराइज हुई वो ये थी कि ऑर्डरिंग नहीं है इसमें, बट हमें तो जो डेटा हमारे पास है उसको एक ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो इसीलिए इन्वेंशन हुआ एक सेकेंड टाइप ऑफ स्केल का, एंड दैट स्केल इज नोन एज ऑर्डिनल स्केल्स। और ऑर्डिनल स्केल्स में क्या होता है, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं दे आर ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज हो जाता है, एंड बिकॉज हम रिस्पॉन्सेज को ऑर्डर कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन्स भी अलाउड होते हैं। कंपैरिजन्स कैसे? कंपैरिजन करते हैं ना कि वो इंसान फर्स्ट आया, ये इंसान थर्ड आया, सो दैट इज अ कंपैरिजन। सो बिकॉज वी कैन ऑर्डर द रिस्पॉन्सेज, देयरफॉर कंपैरिजन्स भी होते हैं ऑफ द डिग्री टू विच टू सब्जेक्ट्स पोजेस द डिपेंडेंट वेरिएबल, की जो दो गिवन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितना डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि यूजुअली होता है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके मे बी 2 या 3 मंथ्स बाद आपको फ़ोन कॉल पे या फिर कोई क्वेश्चनर दिया जाता है कि आई वॉन्ट टू चेक हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद दिस प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोवेव खरीदने गए, और वो जो माइक्रोवेव कंपनी वाले हैं दे आर चेकिंग दैट हाउ सेटिस्फाइड द कंज्यूमर इज़ विद द माइक्रोवेव, और वो एक स्केल दे देते हैं आपको टिक मार्क करने के लिए अपनी फीलिंग कि यू आर वेरी डिससैटिस्फाइड, और यू आर समवट सेटिस्फाइड, समवट डिससैटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस स्केल में से आपको मेजर करना होता है कि भाई आपकी क्या फीलिंग है उस माइक्रोवेव से रिलेटेड। सो दिस इज व्हाट वी डू इन ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे उनको ऑर्डर कर दिया इनटू वेरी डिससैटिस्फाइड, समवट डिससैटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। और हम कंपैरिजन्स भी कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर बहुत सेटिस्फाइड है, दूसरा कंज्यूमर समवट सेटिस्फाइड है, तीसरा वेरी डिससैटिस्फाइड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एक प्रॉब्लम जो आ जाती है ऑर्डिनल स्केल्स में, वो प्रॉब्लम आती है कि इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव। अब हो सकता है कि किसी इंसान के लिए समवट सेटिस्फाइड का मतलब हो कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, और किसी इंसान के लिए समवट सेटिस्फाइड का मतलब हो कि ठीक ही है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, राइट। सो देयरफॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी कम्स इन ऑर्डिनल स्केल्स। एंड अनदर बिग प्रॉब्लम दैट इज देयर इन ऑर्डिनल स्केल्स इज कि इसमें इक्वल इंटरवल्स नहीं है। दैट मीन्स ये जो देखो, ये जो स्केल भी हमें फीलिंग्स वाला स्केल भी प्रेजेंट किया गया, ज़रूरी नहीं है सबके लिए इसकी इक्वल मीनिंग हो। इसीलिए यहाँ पे जो है वो एक इक्वल इंटरवल नहीं है हर एक के बीच में, दैट इज़ वेरी डिससैटिस्फाइड टू समवट डिससैटिस्फाइड के बीच में कोई इक्वल इंटरवल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो ऑर्डिनल स्केल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इक्वल इंटरवल्स नहीं हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और स्केल का इन्वेंशन हुआ विच इज़ नोन एज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या चीज़ आ गई कि इक्वल इंटरवल्स आ गए, ठीक है। जो हमारे वेरियस रिस्पॉन्सेज हैं उनके बीच में इक्वल इंटरवल्स प्रेजेंट हो गए। सो द न्यूमेरिकल स्केल्स इन विच द इंटरवल्स हैव सेम इंटरप्रिटेशंस थ्रू आउट, उनको हम बोलते हैं इंटरवल स्केल। अब सेम इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट या फिर इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना टेम्परेचर नापने का, तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर द टेम्परेचर, तो उसमें अगर आप 30 डिग्रीज और 40 डिग्रीज के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, 10 डिग्रीज।
और अगर आप 80 डिग्रीज और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, वो भी 10 डिग्रीज होगा. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, कि भले ही वो 30 to 40 डिग्रीज के बीच का डिफरेंस हो या 80 to 90 डिग्रीज के बीच का डिफरेंस हो, वो इक्वल ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान बोलेगा कि इसके बीच का डिफरेंस 10 है और इसके बीच का डिफरेंस 5 है. नहीं, द डिफरेंस विल रिमेन इक्वल. वेर एज अगर ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल था फीलिंग्स वाले इसका, तो इसमें इन दोनों के बीच में या इन तीनों चीज़ों के, चारों चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है वो सब्जेक्टिव है. हर कोई इंसान अपना खुद का इंटरप्रिटेशन निकालेगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स नहीं थे. बट इन इंटरवल स्केल वी हैव इक्वल इंटरवल्स. ठीक है, द इंटरवल्स ऑल्सो हैव द सेम इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट. बट इंटरवल स्केल में प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि दे डू नॉट हैव अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट नहीं है इंटरवल स्केल्स के अंदर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, बट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इन एक्चुअल ये तो रिप्रेजेंट नहीं करता कि भाई टेम्परेचर ही नहीं है. टेम्परेचर, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो प्रेजेंट है ही, बट दैट इज़ फॉर आर सिंप्लिसिटी सेक एंड फॉर आर अंडरस्टैंडिंग हमने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलना शुरू कर दिया. बट इन एक्चुअल देर इज़ नो एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर. ज़ीरो का मतलब तो क्या होता है कि एब्सेंस होना, किसी चीज़ का ना होना, है ना. बट अगर हम बोले 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर. इसी वजह से जो हमारा इंटरवल स्केल है उसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट नहीं है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और स्केल का इन्वेंशन हुआ और वो स्केल है रेशियो स्केल. अब ये जो रेशियो स्केल है, इट इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल. जहाँ पे हमारा नॉमिनल स्केल लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट था, वहीं पे हमारा जो रेशियो स्केल है उसको आप बोल सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट या फिर द मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल यू कैन कॉल इट. ठीक है, तो ये जो हमारा रेशियो स्केल है इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो पहले वाले स्केल्स में थी. जैसे कि नॉमिनल स्केल्स में कैटेगराइजिंग होती थी, रेशियो स्केल में कैटेगरीज है. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर्ड रिस्पॉन्सेज थे, रेशियो स्केल्स में भी ऑर्डर्ड रिस्पॉन्सेज हैं. इंटरवल स्केल में इक्वल इंटरवल्स थे, रेशियो स्केल में भी इक्वल इंटरवल्स हैं. एंड इन एडिशन टू ऑल द थ्री क्वालिटीज इट ऑल्सो हैज़ द ट्रू ज़ीरो पॉइंट. ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं रेशियो स्केल के, एक एग्जाम्पल हो सकता है केल्विन स्केल. केल्विन स्केल में एक एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट प्रेजेंट होता है. या फिर एक एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकें वो क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड, तो हो सकता है किसी के हाथ में 500 हो, किसी के हाथ में 10 रुपीज़ हो, और हो सकता है किसी के हाथ में 0 रुपये हो. तो 0 रुपये का मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मनी ना. दैट इज वाई वी विल से कि रेशियो स्केल इज हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स. ठीक है, जब हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे थे और प्रोसीजर्स की कैटेगरीज को जिनको हम स्केल टाइप्स दे रहे थे, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल. ठीक है, इंडिविजुअली आपको इन सब की क्लासिफिकेशंस पता होनी चाहिए एंड हाउ दे ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट. अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स. बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द लेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसीलिए देखो हमने स्केल्स तो पढ़ लिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, और ये सारे रेशियो स्केल्स, ये सारे स्केल्स हमने पढ़ लिए. बट इनमें से कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी है. सो इन ऑर्डर टू मेजर योर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल क्या होता है कि जैसे आई एम गिविंग यू अ 5 पॉइंट स्केल 1 2 3 4 5 वेयर 1 रिप्रेजेंट्स वेरी डिससेटिस्फाइड एंड 5 रिप्रेजेंट्स हाईली सेटिस्फाइड, और बीच में भी आपका कुछ ना कुछ आ जाता है कि समवट डिससेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, और मे बी एवरेजली सेटिस्फाइड, समथिंग लाइक दिस. तो वो होता है रेटिंग स्केल जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को रेटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करें. तो जो रेटिंग स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए. हमारा जो ऑर्डिनल स्केल है जिसमें रिस्पॉन्सेज ऑर्डर्ड होते हैं वो यूज़ होता है. नॉमिनल स्केल भी यूज़ होता है. बट इन साइकोलॉजी
द रेशियो स्केल इज नॉट यूज्ड. रेशियो स्केल कौन सा था? ये लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल, जिसमें ट्रू 0 पॉइंट भी है. दिस रेशियो स्केल इज नॉट यूज्ड इन साइकोलॉजी. अब ये चीज़ आप सोचिए ज़रा, थोड़ा वीडियो 2 मिनट पॉज करके, कि क्या रीज़न हो सकता है कि रेशियो स्केल साइकोलॉजी में यूज़ नहीं होता. ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ क्या रीज़न है. द रीज़न इज दैट बिकॉज द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नेवर बी ज़ीरो. है ना. अगर मैं बात करूँ कि किसी के अग्रेशन की, तो किसी का अग्रेशन ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, नल कभी भी नहीं हो सकता. हर इंसान में कुछ अमाउंट ऑफ अग्रेशन प्रेजेंट होता ही है. या फिर मैं अगर बात करूँ इंटेलिजेंस की, सो नोबडी कैन हैव ज़ीरो इंटेलिजेंस इन दिस वर्ल्ड. एवरीबडी हैज़ सम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, ज़ीरो किसी में भी नहीं हो सकता. तो ऐसे ही हमारी जितनी भी और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे कैन नेवर बी ज़ीरो. तो क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकते, सो देयरफॉर देयर कैन नेवर बी अ ट्रू 0 पॉइंट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी नेवर यूज़ रेशियो स्केल्स इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझना इंपॉर्टेंट था. कभी कभी एज अ रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है, वाइवाज में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट, दैट वाई रेशियो स्केल इज़ नॉट यूज्ड. ठीक है, तो चलिए ये बात भी हमने कवर कर ली है. अब जो मेजर बात आती है वो है डेटा कलेक्शन की. कि हमने बात कर ली कि भाई सैंपल कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बात कर ली, मेजरमेंट कैसे होगा, बट हाउ आर वी गोइंग टू कलेक्ट द डेटा. ठीक है, हमें डेटा तो चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए, तो हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा. तो हम क्या हैं, एज रिसर्चर्स वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. ऐसा तो नहीं है कि भाई दुनिया के हर इंसान को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है. वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग सम स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल. और ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर सिंपली पॉपुलेशन. सो वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर सिंपली आप पॉपुलेशन भी बोल सकते हो. एंड हाउ डू वी डिफाइन पॉपुलेशन? Population is defined as the collection of all people who have some characteristics in common. तो उन सारे लोगों का कलेक्शन जिनमें आपस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज द पॉपुलेशन. ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे पॉपुलेशंस एंड सैम्पल्स के बारे में. तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सो इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट डू वी रिलाई ऑन? वी रिलाई ऑन अ सैम्पल. सैम्पल का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट ऑफ डेटा यूज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द लार्जर सेट. ये लार्जर सेट जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब होता है पॉपुलेशन. तो जो भी आपका पॉपुलेशन है जिसको स्टडी करने में आप इंटरेस्टेड हो, उस पूरे पॉपुलेशन से एक एक करके तो आप हर इंसान से जाके पूछ नहीं सकते और डेटा कलेक्ट कर नहीं सकते, राइट. सो उस पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में से आप कुछ लोगों को निकाल लेते हो, एक स्मॉल सबसेट निकाल लेते हो, और उन्हीं को स्टडी करके आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लेते हो. एंड दैट स्मॉल सबसेट इज नोन एज द सैम्पल. कि उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से आपने एक छोटा सा सैम्पल को स्टडी किया और अपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर दिए, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर दिए. ठीक है, इसीलिए ये बहुत क्रूशियल होता है दैट वाइल चूजिंग अ सैम्पल इट इज़ नॉट एन ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सिटीजन्स. ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से जब आप थोड़े अमाउंट ऑफ लोगों को सेलेक्ट करते हो, अपने सैम्पल को सेलेक्ट करते हो, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ टाइप ऑफ सिटीजन्स को सेलेक्ट कर लो और कुछ टाइप ऑफ सिटीजन्स रह जाएं. नो, आपका जो सैम्पल है वो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, और अगर वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग बायस. सैम्पलिंग बायस क्या होता है? दैट आर कंक्लूजन्स अप्लाई ओनली टू आर सैम्पल एंड दे कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू द फुल पॉपुलेशन. ठीक है, हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन के पास जाके हम अपनी डेटा कलेक्ट कर नहीं सकते, तो उसमें से एक छोटा सा सैम्पल ले लेते हैं, उस सैम्पल पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, और उससे जो रिजल्ट आता है उसको जनरलाइज कर देते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे. पर अगर हमारा सैम्पल ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, सैम्पल में ही पॉपुलेशन के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं प्रेजेंट होंगे और सैम्पलिंग बायस हो जाएगा,
तो जो हमारा कंक्लूजन आएगा आफ्टर स्टडिंग द सैम्पल एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सैम्पल, वो कंक्लूजन सिर्फ हमारे सैम्पल में जो लोग हैं उन पर ही अप्लाई होगा और हम उस कंक्लूजन को पूरी पॉपुलेशन के टूवर्ड्स जनरलाइज नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सैम्पलिंग बायस. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो सैम्पल है उसको बहुत अच्छे से सेलेक्ट करें. राइट. नाउ व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग बायस. अगर आपको सैम्पलिंग बायस और अच्छे से समझना है तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं क्लासरूम में, राइट. लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, ऑन द सेकेंड बेंच एंड ऑन द लास्ट बेंच एज वेल. तो एक हमारा जो है हमारी एक टीचर होती है, राइट, एंड शी वॉन्ट्स टू नो दैट हाउ द स्टूडेंट्स डिड ऑन देयर लास्ट टेस्ट. जो उन्होंने पिछली बार एक क्लास टेस्ट लिया था छोटा सा, उनको जानना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उन टेस्ट में. ठीक है. तो what she does is she asks the 10 students sitting in the class on the first row, and from their answers only she concludes that the class did very well. तो जो फर्स्ट रो में 10 से 12 बच्चे बैठे थे, सिर्फ उन्हीं बच्चों से उनके जो टेस्ट में कितने नंबर आए उनसे उन्होंने उनके मार्क्स पूछ लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कंक्लूड कर लिया पूरी पॉपुलेशन के लिए कि भाई सबका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ. बट यहाँ पे अगर आप एक मेजर डिफरेंस नोट करेंगे, एक मेजर मिस्टेक नोट करेंगे, वो है सैम्पलिंग बायस की. कैसे? बिकॉज द क्लासरूम इज एन एंटायर पॉपुलेशन. इस केस में हमारी इंटायर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, सारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, है ना. बट सैम्पल किनको लिया गया, सिर्फ वो 10 लोग जो फ्रंट सीट पे बैठे थे. एंड यूजुअली इट इज सेड कि जो फर्स्ट रो में लोग बैठते हैं वो थोड़े ज़्यादा अटेंटिव होते हैं एंड देयरफॉर दे माइट हैव स्कोर्ड हायर स्कोर्स, है ना. सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सैम्पल चूज किया गया, इट वाज नॉट एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. करना क्या चाहिए था कि कुछ लोगों को फर्स्ट रो से सेलेक्ट किया, कुछ को सेकेंड रो से सेलेक्ट किया, कुछ को लास्ट रो से सेलेक्ट किया, एंड देन इट शुड हैव बीन द डेटा शुड हैव बीन कलेक्टेड. वो सही सैम्पल होता और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता पूरी पॉपुलेशन का. पर यहाँ पे क्या हुआ, सैम्पलिंग बायस हो गया, एंड दैट इज वाई जो हमारे रिजल्ट्स आए वो भी गलत आए. राइट. So this is a very very small and a very very simple example of how sampling bias can occur and cause major disadvantages to your research. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स पे. ठीक है, कैसे हम सैम्पल कर सकते हैं अच्छे से. सो फर्स्ट टाइप इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसा कि नाम भी सजेस्ट करा, इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी है. इसमें क्या होता है दैट इट रिक्वायर्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इनटू द सैम्पल. इवन दो इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, बट स्टिल हमारी जो सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, वो इंश्योर करती है कि सैम्पल जो है वो सही तरीके से सेलेक्ट किया जाए. पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक इक्वल चांस मिले सैम्पल में आने का, एंड द सिलेक्शन ऑफ वन मेंबर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ अनदर मेंबर. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर एक इंसान उस पॉपुलेशन में से सेलेक्ट हो रहा है तो दूसरा इंसान भी सेलेक्ट हो सकता है. सो व्हाट डज दिस इंश्योर, दिस इंश्योर्स कि हमारा जो सैम्पल होगा वो पूरी पॉपुलेशन का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देगा. राइट. सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चूजेज अ सैम्पल बाय प्योर चांस. अब क्योंकि ये प्योर चांस के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं सैम्पल को, इसीलिए पॉपुलेशन में हर एक इंसान का सेलेक्ट होने का चांस भी इक्वल ही रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक दैट वी कैन यूज, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी. अब दूसरी जो स्ट्रैटेजीज आती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं. ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग होती है, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है समझ लेते हैं. इट इज़ यूज्ड टू मेक द सैम्पल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. अब देखो, जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी, इसमें भले ही सारे लोगों का एक इक्वल चांस था ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इनटू द सैम्पल, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा उसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना रहे थे. वाई? बिकॉज वी वर चूजिंग द सैम्पल बाय प्योर चांस. So it was not very representative also. So what we aim to do in stratified sampling is
इट इज़ यूज टू मेक द सैम्पल अ लिटिल मोर रिप्रेजेंटेटिव. सैम्पल को हम थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. इट कैन बी यूज इफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रैटा और ग्रुप्स. तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो. इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Example can be that suppose there is a researcher and that researcher is interested in studying the views of capital punishment at a university. कि जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके क्या व्यूज़ हैं कैपिटल पनिशमेंट को लेके. अब उस यूनिवर्सिटी में द रिसर्चर ऑब्जर्व्स कि दो ग्रुप ऑफ बच्चे आते हैं. वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज हु हैव enrolled in the evening courses and one group of students are those who have enrolled in the day courses. सो अब क्या होगा कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अगर यूज़ की जाएगी, सो द रिसर्चर वुड इंश्योर कि इन दोनों ग्रुप्स ऑफ बच्चे, जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सेम यूनिवर्सिटी में, इन दोनों ग्रुप्स को एक इक्वल चांस मिले पार्टिसिपेट करने का रिसर्च में. ठीक है, और इन दोनों ग्रुप से रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे बच्चे को. सो व्हाट वुड दैट इंश्योर? दैट वुड इंश्योर द कवरेज ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. और यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अप्लाई क्यों कर पाए? बिकॉज वी वर हैविंग डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, वी वर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स दैट वर प्रेजेंट, राइट. तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बेसिकली करते क्या है? सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ आवर सैम्पल हु बिलोंग टू ईच ग्रुप. तो इस रिसर्च में भी अगर मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई करें तो मेंबर्स क्या थे? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. उन मेंबर्स में से हम आइडेंटिफाई करेंगे द वेरियस ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट. सो इसमें क्या ग्रुप्स प्रेजेंट थे कि इवनिंग कोर्सेज वाले बच्चे और डे कोर्सेज वाले बच्चे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी. द सेकेंड स्टेप इज देन यू विल रैंडमली सैम्पल फ्रॉम ईच ऑफ दो सब ग्रुप्स इन सच अ वे that sizes of the subgroups in the sample are proportional to their sizes in the population. इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, डे कोर्सेज वाले और इवनिंग कोर्सेज वाले. तो इन दोनों से आप रैंडमली चूज करोगे लोगों को अपने फाइनल सैंपल में आने के लिए. और वो चूज ऐसे करोगे कि अगर डे टाइम वाले बच्चे ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में एज कंपेयर टू नाइट टाइम वाले, तो आपकी सैंपल में भी डे टाइम वाले बच्चों का प्रपोर्शन ज़्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू नाइट टाइम वाले बच्चों का प्रपोर्शन. ठीक है, और ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी है. अब एक और कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी हम स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सो इवन दो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में आता है, बट स्टिल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज, राइट. It has a sort of ease of use and it is usually followed up with a representative sample as well. अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग को समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज आपको कोई रिसर्च करना है, पर एक ऐसे एरिया में रिसर्च करना है जो पहले कभी भी स्टडी नहीं किया गया, जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है, कुछ भी स्टडीज़ नहीं है. So instead of directly getting into the research and fully investing your time, money, energy and everything, what you can do is you can take a shortcut. शॉर्टकट क्या हो सकता है? जिसकी मदद से आप डेटा क्विकली गैदर करो और एक जनरल आइडिया ले लो कि कैसे चीज़ें हो रही है इस एरिया में. सो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, जिसमें हम कंप्लीटली एक वेल डिज़ाइंड रिसर्च में नहीं जा रहे, बट एक जनरल आइडिया लेते हैं क्विकली डेटा गैदर करने का और बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन के साथ काम करके. सो दीज आर द 3 टाइप्स जो हमने स्टडी किया है सैम्पलिंग में: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग. अब बात करते हैं सैम्पल साइज की. सैम्पल साइज मैटर्स. तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज रैंडम सैम्पल. व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम सैम्पल? Random sample is sample in which every member of the population has an equal chance of being selected. ठीक है, रैंडम सैम्पल एक ऐसा सैम्पल होता है जिसमें आपकी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका एक इक्वल चांस हो आपके सैम्पल में सेलेक्ट होने का. और ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है कि आपका सैम्पल ऑलमोस्ट क्लोज हो
टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी करना चाहते हो, आपका सैम्पल उस पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की ऑलमोस्ट क्लोज हो, वो जब ही पॉसिबल होता है व्हेन योर सैम्पल साइज इज लार्ज. ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 10,000 लोगों की पॉपुलेशन को स्टडी करना है बट योर सैम्पल साइज इज ओनली 10. Then how will you able to generalize your results, right? So therefore having a large sample size is the only way with the help of which we can try to make our sample more close to the representative population. ठीक है, so इसीलिए हमारा जो sample size है वो बहुत ज़्यादा matter करता है. Now the next thing, after we have collected the data and data collection हो चुका है, उसके बाद जो बात आती है वो आती है types of research designs की. ठीक है, अब हमारा कैसा टाइप का रिसर्च डिज़ाइन होगा वो डिटरमाइंड होता है बाय द रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, क्या आप स्टडी कर रहे हो, क्या लॉजिस्टिक्स और डेटा इन्वॉल्व है, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपका रिसर्च डिज़ाइन डिटरमाइन होगा. बट इन जनरल देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस विच एग्जिस्ट: एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इन तीनों को हम ब्रीफ में समझ लेंगे सिंस दिस इज जस्ट अ फाउंडेशनल वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए इन तीनों को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं फटाफट. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, राइट? सो एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड बाय द यूज ऑफ रैंडम असाइनमेंट्स टू ट्रीटमेंट कंडीशंस एंड मैनिपुलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए बिकॉज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर चुके हैं, हम रैंडम असाइनमेंट की बात कर चुके हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है उसकी भी बात कर चुके हैं. फिर भी इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लिनिकल रिसर्चर, राइट? एंड द क्लिनिकल रिसर्चर है ना, तो हमारे जो क्लिनिकल रिसर्चर हैं, ही वॉन्ट्स टू चेक इफ द न्यूली डेवलप्ड ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फ्लू. तो फ्लू फैल चुका है और उन्होंने एक न्यू ड्रग डेवलप किया है एंड द रिसर्चर वांट्स टू चेक कि ये जो न्यू ड्रग डेवलप हुआ है क्या ये इफेक्टिव है फ्लू को ट्रीट करने में, राइट? सो व्हाट दिस क्लिनिकल रिसर्चर डज इज शी रैंडमली सैम्पल्स 40 फ्लू पेशेंट्स. काफ़ी सारे लोकल हॉस्पिटल्स को वो सेलेक्ट कर लेती हैं और उसमें से वो रैंडमली सैम्पल कर लेती हैं 40 फ्लू पेशेंट्स को, और उन 40 फ्लू पेशेंट्स को रैंडमली सैम्पल करने के बाद रैंडमली असाइन करती है टू 2 कंडीशंस, ग्रुप ए और ग्रुप बी. ग्रुप ए को मिलता है न्यू ड्रग विच इज़, ठीक है, जो इन्वेंट हुआ है, और ग्रुप बी को मिलता है प्लेसेबो. प्लेसेबो क्या होता है? यूजुअली इट इज़ अ रिप्लेसमेंट, कि वो जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं मिलती, उसका एक रिप्लेसमेंट, एक डमी टाइप का जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाता है, राइट? And after that she measures the symptoms of all the participants after 1 week to check if any differences exist. तो ये क्या है? This is an experiment, है ना? इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस न्यूली डेवलप्ड ड्रग, और इसका इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे विच इज़ द सिम्टम्स ऑफ फ्लू. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पल एंड रैंडम असाइनमेंट. इसको समझो, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पल एंड रैंडम असाइनमेंट? रैंडम सैम्पल जो होता है वो थॉटफुल होता है और साइंटिफिक होता है. सैम्पलिंग, अगर आपको याद हो तो, कि पूरे पॉपुलेशन में से थोड़े से सैम्पल को जो पूरे पॉपुलेशन को इक्वली रिप्रेजेंट करता हो, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं. एंड रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर द रिसर्च टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी हुआ था कि रिसर्चर ने 40 फ्लू पेशेंट्स को रैंडमली सैम्पल किया था फ्रॉम डिफरेंट लोकल हॉस्पिटल्स. बट व्हाट इज रैंडम असाइनमेंट? ये बिल्कुल रैंडम होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द रिसर्च टू बी अ ट्रू एक्सपेरिमेंट. कि यहाँ पे जो 40 लोगों को उन्होंने चुन लिया था, अब उन 40 लोगों में से बिल्कुल रैंडमली कोई भी प्रोसीजर ना फॉलो करते हुए 20 लोगों को ग्रुप ए में डाल दिया और 20 लोगों को ग्रुप बी में डाल दिया. क्या इंश्योर कर रहा है ये? कि दिस इज एक्चुअली अ ट्रू एक्सपेरिमेंट और हम कुछ थॉटफुल तरीके से किसी को किसी ग्रुप में नहीं डाल रहे. So the use of both of these techniques, random sampling as well as random assignment, helps us to ensure कि हमारा जो ग्रुप है, 2 ग्रुप्स जो हमारे डिफाइन हुए हैं, उसमें कोई सिस्टमैटिक डिफरेंस ना हो. तो इसीलिए फर्दर एलिमिनेट कर देता है एनी पोटेंशियल ऑफ सैम्पल बायस को, राइट? सो दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट टाइप ऑफ डिज़ाइन विच इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. The second design is quasi-experimental design. Now, what is quasi-experimental design? It involves getting as close as possible to the conditions of a true experiment.
तो पहले वाला जो था एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उसमें तो हम सही में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट। बट व्हाट हैपेंस इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज कि हम कोशिश करते हैं कि हम जितना क्लोज हो सकें एक ट्रू एक्सपेरिमेंट के कंडीशंस के उतना क्लोज होने की, राइट। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट जो हमारा रैंडम असाइनमेंट है लोगों का ग्रुप्स में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग फिर भी पॉसिबल है, बट द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पीपल टू ग्रुप्स इज नॉट पॉसिबल in case of quasi experimental design. And why do we use this? Quasi experimental design is used because it may be unethical to deny the potential treatment to someone. जैसे कि अगर हमने जो जस्ट अभी अभी एग्जाम्पल देखा है कि न्यू ड्रग डेवलप हुआ था टू ट्रीट द फ्लू सिम्टम्स, तो ये अनएथिकल होगा कि हम मतलब किसी एक इंसान को, अगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ड्रग इफेक्टिव है और हम किसी इंसान को प्लेसेबो दे दें इंस्टेड ऑफ ड्रग, सो दैट वुड बी अनएथिकल, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हो सकता है उस इंसान की लाइफ पे बात आ जाए, राइट। सो देयरफॉर व्हेन थिंग्स बिकम अनएथिकल, ठीक है, तब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज करते हैं। एंड सेकेंडली, इट मे बी इम्पॉसिबल टू रैंडमली असाइन पीपल टू ग्रुप्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल ही ना हो पाए कि आप लोगों को रैंडमली असाइन कर सको। फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल लेते एक प्रोफेसर का, वो प्रोफेसर व्हाट ही वांट्स इज कि वो अपनी एक क्लासरूम को टीच करता है वाया द ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरे क्लासरूम को टीच करते हैं वाया अ न्यू टीचिंग मेथड जो उन्होंने इन्वेंट किया है, ये देखने के लिए कि कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा अच्छा बच्चों के ऊपर लर्निंग आउटकम लाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने टीचिंग मेथड को तो मैन्युपुलेट कर लिया है ना, वो चीज़ तो, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो मैन्युपुलेट हो गया, बट ये जो रैंडम सैम्पलिंग की बात थी वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज हियर द स्टूडेंट्स विल चूज वेदर दे वांट टू एनरोल इन द कोर्स और नॉट। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से एनरोल करेंगे ना कि भाई उनको वो सब्जेक्ट पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना। ज़बरदस्ती तो वो प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, है ना। स्टूडेंट्स विल ओनली चूज वेदर दे वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स और नॉट। जैसे कि अगर हम इस यूट्यूब वीडियो की भी बात करें तो इसमें रैंडम सैम्पलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू, it depends upon the viewers whether they want to watch this video or not. अगेन सेकेंड थिंग क्या आती है कि क्या उनको साइकोलॉजी पढ़नी है कि नहीं। तीसरी चीज़ क्या आती है, क्या साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का वीडियो पढ़ना है कि नहीं। चौथी चीज़ क्या आती है कि साइकोलॉजी में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी फाउंडेशनल स्टैटिस्टिक्स का वीडियो पढ़ना है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, व्यूअर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई आई विल नॉट बी एबल टू डू रैंडम सैम्पलिंग। तो वो क्या हो जाएगा, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अपने टीचिंग मेथड से मैनिपुलेशन कर सकती हूँ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि भाई कभी पीपीटी से बना दिया पढ़ा दिया, कभी एनिमेटेड वीडियो से पढ़ा दिया, कभी लाइव आके पढ़ा दिया, कभी वाइट बोर्ड पे पढ़ाया, ठीक है, उन चीज़ों से मैनिपुलेट मैं कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट मैनिपुलेट द पीपल हु व्यू द वीडियो। वो टोटली उनके हाथ में है कि वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। सो दिस इज व्हाट वी डू इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। हम कोशिश करते हैं कि जितना क्लोज हो सके एक ट्रू एक्सपेरिमेंट के कंडीशन से उतना क्लोज होने की, राइट। एंड द थर्ड टाइप इज नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम कोरिलेशनल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी ऑब्जर्व थिंग्स, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। वी ऑब्जर्व थिंग्स एज दे अकर नेचुरली एंड वी रिकॉर्ड आर ऑब्जर्वेशंस एज डायरेक्टली एज डेटा, ठीक है। तो अब बेनिफिट क्या है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का? बेनिफिट ये है कि हम कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं बना रहे, कोई लेबोरेटरी नहीं है यहाँ पे, एकदम जो रियल में हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, उस चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रियलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एज इट इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग। बट एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का? डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। दैट यूजुअली वी से ना दैट वी सी थिंग्स दैट वी वांट टू सी। सो हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, वो गलत ऑब्जर्वेशन हो, वो अपने लेंस से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है एंड देयरफॉर द डेटा कलेक्टेड ऑल्सो गेट्स रॉन्ग। तो it requires a lot of practice to carry out a non-experimental research design, right? So these are the three types of research design. आपको समझ आ गया होगा I hope। experimental design हो गया, quasi experimental design हो गया, और non-experimental design हो गया। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है, आई नो ये वीडियो काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है टाइम से,
बट आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो आई होप आप अभी तक देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रा बताइएगा दैट येस आई हैव वॉच्ड टिल द एंड, राइट। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी एक चीज़ आती है। हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या इन्फरेंशियल हो सकता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ क्या डिफरेंस है बेसिक सा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स यूज करते हैं हम, ठीक है। नंबर्स आर यूज टू समराइज डेटा एज वेल एज डिस्क्राइब डेटा। व्हाट डज डेटा मीन? डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है एक एक्सपेरिमेंट से, एक सर्वे से, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है समझने वाली जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो। डेटा जो वर्ड है वो प्लूरल होता है, और जब हमें सिंगुलर में बोलना हो तो वी कॉल इट एज डेटम, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड ऑल्सो डू नॉट इन्वॉल्व ओवर जनरलाइजिंग बियॉन्ड डेटा एट हैंड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ नंबर्स को ही यूज़ किया जाता है समराइज करने में, और डेटा जो दिया है बस उसी को समझा जाता है, उसके बियॉन्ड समझने की कोशिश नहीं की जाती, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ट्राई टू एनालाइज दैट एवरेज सैलरीज क्या है वेरियस ऑक्यूपेशंस जो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है उनकी, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को स्टडी? वी विल ऑफ कोर्स यूज़ नंबर्स कि मे बी एवरेज सैलरी जो एक डॉक्टर है उनकी इतनी है, एवरेज सैलरीज ऑफ एन इंजीनियर इज दिस मच, एवरेज सैलरी ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इज दिस, एवरेज सैलरी ऑफ समबडी वर्किंग इन एन एमएनसी इज दिस, ठीक है। तो हम उन चीज़ों के लिए क्या यूज़ करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब सैम्पलिंग एरर, आप लोगों से काफ़ी बार ऑलरेडी बात हो चुकी है इससे रिलेटेड। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? इट इज़ अ टाइनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैम्पल सेलेक्टेड। और ये टाइनी डिस्क्रिपेंसी हमेशा यूजुअली प्रेजेंट रहती ही है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द सैम्पल यू हैव सेलेक्टेड, है ना। इवन द बेस्ट सैम्पल वो भी कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक होगा आपके फुल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि नंबर्स को हम यूज़ करते हैं, बट इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दे टेल अस अबाउट हाउ आर डेटा बिहेव्स, ठीक है। वो नंबर्स के बियॉन्ड जाके हमारे सैम्पल को पॉपुलेशन में जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे टाइप्स होते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। आगे आने वाली भी बहुत सारी वीडियोस होंगी आगे आके जो अपलोड मैं करूँगी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। इन दैट वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, राइट। बट बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। फिर कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। कुछ बेसिक्स ऑफ समेशन नोटेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसको बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे कि लेट अस से वी हैव अ वेरिएबल एक्स, ठीक है। एक वेरिएबल है हमारे पास एक्स, और ये एक्स वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? द वेट ऑफ ग्रेप्स। 4 ग्रेप्स के वेट को ये रिप्रेजेंट करता है इन ग्राम्स। तो ग्रेप 1 का वेट है 4.6 ग्राम, ग्रेप 2 का वेट है 5.1 ग्राम, थर्ड ग्रेप का वेट है 4.9 ग्राम, और फोर्थ ग्रेप का वेट है 4.4 ग्राम। तो x हमारा एक वेरिएबल है, और ये x रिप्रेजेंट करता है द वेट ऑफ 4 ग्रेप्स इन ग्राम्स। अब जो ग्रेप 1 है उसके वेट को हम लेबल कर सकते हैं एज x1, ग्रेप 2 के वेट को हम बोल सकते हैं x2, x3, x4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे हम कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि इन सारे ग्रेप्स का सम, इन ये जो जितने भी 4 ग्रेप्स हैं इनका जितना भी वेट आता है उन सबको सम करके मुझे उनका टोटल वेट चाहिए। और इस टोटल वेट को मैं आपको बोलती हूँ कि आपको समेशन नोटेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ विल यू डू इट? लाइक दिस। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ऐसे करके आप समेशन नोटेशन करेंगे। ये जो साइन आप देख रहे हैं सिग्मा जिसे हम बोलते हैं, दिस साइन इज अ ग्रीक साइन, ठीक है। ग्रीक साइन है सिग्मा। यू विल पुट दिस साइन, यू विल पुट एक्स आई, वेर आई हैज वैल्यू फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पे x क्या है? हमारा वेरिएबल जो ग्रेप का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, i है हमारा, और i की हमने वैल्यू दे दी है फ्रॉम 1 to 4। दैट मीन्स फ्रॉम ग्रेप 1 to ग्रेप 4 जितना भी वेट है उन सबको कैलकुलेट करना है। और आसानी से समझते हैं इसको, ये जो हमारा ग्रीक लेटर है सिग्मा, ये इंडिकेट करता है समेशन को, और ये जो i है इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं बॉटम में,
ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी जो समेशन है यानी कि सम करने की चीज़ है वो बिगिन होगी फ्रॉम x1 दैट इज़ द वेट ऑफ ग्रेप 1 और ऊपर 4 है, वो इंडिकेट करता है कि हमारी समेशन ख़त्म होगी एट x4 दैट इज एट द वेट ऑफ द लास्ट ग्रेप, द फोर्थ ग्रेप। एक्स आई क्या इंडिकेट करता है कि एक्स एक वेरिएबल है जिसको सम करना है आई के द्वारा, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 4। इसीलिए हमारा ये जो पूरा छोटा सा फॉर्मूला था इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और फिर इनकी वैल्यूज ऑलरेडी उस टेबल में दी हुई है, उसको डाल के आप सम ऑफ ऑल द 4 ग्रेप्स निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ समेशन नोटेशन। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब व्हेन ऑल द स्कोर्स ऑफ अ वेरिएबल आर टू बी सम्ड, ठीक है, जब हमें सारे स्कोर्स वेरिएबल के सम करने हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 ग्रेप्स थे, 4 वेरिएबल्स थे और चारों ग्रेप्स यानी कि चारों वेरिएबल्स के जो वेट है उसको सम करना है, तो यूजुअली हम इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज नहीं करते। व्हाट वी सिंपली राइट इज समेशन एक्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब आई ना प्रेजेंट हो और आई की कोई वैल्यूज भी ना प्रेजेंट हो, दैट मीन्स कि जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की उन सबको सम करना है, x1 x2 x3 x4, और अगर इससे भी ज़्यादा होती है तो उनको भी हम सम कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ जो आती है कि काफ़ी फॉर्मूला स्क्वायरिंग भी इन्वॉल्व करते हैं। अगर मैं लिख दूं ऐसे कि समेशन एक्स स्क्वायर, व्हाट डज दिस मीन, कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स की आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप पहले उनको स्क्वायर करोगे और फिर उनको ऐड करोगे। तो x1 था हमारा 4.6 ग्राम्स, तो पहले आप 4.6 का स्क्वायर निकालोगे, फिर x2 का स्क्वायर निकालोगे, x3 का स्क्वायर निकालोगे, x4 का स्क्वायर निकालोगे। जब स्क्वायर निकल जाएगा तो उन सब को ऐड करके आप टोटल कर दोगे। अब एक और चीज़ है नोटिस करने वाली कि ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है वो इक्वल नहीं है। समेशन एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो है समेशन एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि पहले आप एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड करोगे और जो सम आएगा उसको स्क्वायर करोगे। बट समेशन एक्स स्क्वायर मीन्स कि आप इंडिविजुअल एक्स के वैल्यूज को स्क्वायर करोगे और जो स्क्वायर करने के बाद इंडिविजुअल वैल्यूज आएगी उनको सम करोगे। तो ये समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब तो ये होता है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया ही हुआ है, और समेशन एक्स के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो 4.6, 5.1, 4.9, 4.4 है, इन सबको इंडिविजुअली ऐड करोगे और फिर इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा 19 आया था ना, 19 का आप स्क्वायर निकालोगे एंड देन दैट विल बी द वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, बिकॉज ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि मैथमेटिकल नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट बहुत ईजी है, ठीक है। समेशन नोटेशन काफ़ी ईजी है और ये चीज़ आपको आनी चाहिए बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो है कि कुछ फॉर्मूलाज में क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, जैसे कि एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज दी हुई है एक्स की, एक्स वेरिएबल है और अभी तक जो हम डील कर रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल से डील कर रहे थे, दैट वाज वेरिएबल एक्स, ये जो था आप इस टेबल में देख रहे हो, है ना। बट कभी कभी दो वेरिएबल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है। और अगर मैं बोलूँ कि समेशन एक्स वाई करो, व्हाट वुड दैट मीन, दैट वुड मीन कि आप एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो एक्स इंटू वाई, एक्स 1 इंटू 3 विल बी 3, फिर 2 इंटू 2 विल बी 4, 3 इंटू 7 विल बी 21। तो आपने एक्स वाई तो कर लिया, अब आपको करना है समेशन ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स जो एक्स वाई आया है उसको सम भी करना है। तो समेशन एक्स वाई विल बी 3 प्लस 4 प्लस 21 which will be equal to 28, and this is how you represent it in the form of summation notation. I hope आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई है। So with this we come to an end of today's video, जो basics of foundation थी। आज हमने जो भी पढ़ा है उन सब के हैंड रिटन नोट्स मैंने अवेलेबल किए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ PDF, और उस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल का नाम है MindReview1, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं फॉर सम ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। वेबसाइट इज़ www.mindreview.in, इसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। आई होप आई वॉज एबल टू जनरेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स।
अगर कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. लेट मी नो वेदर यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस डिसिप्लिन अ लिटिल बिट. और आगे आने वाली और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी स्टैटिस्टिक्स में, दैट विल फर्दर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एंड लव दिस सब्जेक्ट आई वुड से. और इसके नोट्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़. और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड स्प्रेड द नॉलेज. थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.